ब्यूटीफुल पीपल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज की इस वीडियो पे हम वॉच करने वाले हैं इंडो पाक वॉर्स who won 1965, 1971 and 1988 and 1999 war। सो गाइस, पाकिस्तान और भारत की 4 वॉर्स हो चुकी हैं कंटिन्यूसली एंड 4 वॉर में जो है कौन जीता है इसके बारे में हम फैक्ट्स जानेंगे और मैं आपसे शेयर करूंगी कि हमें इसके बारे में क्या क्या बताया गया है और क्या क्या हमें इसके बारे में आइडिया है। सो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से ओरिजिनल वीडियो वॉच कर सकेंगे। मेरे चैनल पर अगर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कीजिए ताकि सारे वीडियोस आप लोगों को मिलते रहें। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हियर वी गो। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने अपने बच्चों को ना तारीख ही नहीं सही पढ़ाई। ठीक है, हम कहते हैं कि पाकिस्तान ने 1965 की जंग में इंडिया को ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। टू बी ऑनेस्टली अगर आप ट्रू हिस्ट्री पढ़ें, सारी जंगें शुरू भी हमने की हैं, सारी जंगें हारे भी हम की हैं। टू बी ऑनेस्टली अगर आप 1965, 1971, 1988, 1999, सियाचिन, कारगिल, 71, 65, ये सारी जंगें देख लें, सब की सब शुरू ही हमने की हैं। ऑपरेशन शुरू किए जासूसी के अयूब खान साहब ने, वो लीड करके हमें इन दी एंड जाके जंग की तरफ। ठीक है, हम अपनी कौम को ये कहते हैं कि हमने उनको ये कर दिया, उनको वो कर दिया। इन दी एंड हम वो जंग हारे हैं। हम शहीदों के खून पे कारोबार करते हैं। हमें बड़ा नाज है पाकिस्तान पे। 1970 में हमने बलूचिस्तान लिया। 1971 में बलूचिस्तान ने पाकिस्तान के साथ जो है अनेक्शन किया। उससे पहले तक वो पाकिस्तान का पार्ट नहीं था। उससे पहले तक वहाँ पे फ़ौज जिस तरह से भी चीज़ों को मैनेज कर रहे थे, चला रहे थे। 1971 में ऑफिशियली और उधर के सरदारों ने ये मुआहिदा किया हुआ है कि आप हमारी इजाज़त के और हमारी मर्ज़ी के बगैर कोई सड़क भी नहीं बना सकते। हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि पिछली अगर हम जितनी भी जंगें उठा के देखें जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुई हैं, उसमें एट द एंड सफ़र पाकिस्तान ने ही किया है। आप गुर्बत उठा के देख लें तो गुर्बत का रेशो यहाँ पे बढ़ा है। आप कोई भी चीज़ उठा के देख लें, जो सफ़र जो किया है वो पाकिस्तान ने किया है। अब 1971 की जंग में भी जो बांग्लादेश हमसे अलग हुआ, उसमें आपको क्या लगता है? हम अक्सर कश्मीर का जिक्र करते हैं, हमने बांग्लादेश के साथ क्या किया है? ज़्यादती की है। बांग्लादेश के पास एक राइट था कि वो ढाका को कैपिटल बनाते। बांग्लादेश के पास एक राइट था कि वो जमहूरियत है ना, आप जमहूरियत की अगर बात करें तो जमहूरी तौर पे तो वो जीत गए थे। उनके पास एक राइट था कि वो उसको गवर्न करते, और आज हमने उनके साथ ज़्यादती की तो हम पीछे रह गए हैं। उनको कोई नुकसान नहीं हुआ, वो हमारे से आगे निकल गए हैं। बांग्लादेश के अंदर एक औरत वो तो हमसे आगे निकल गए हैं। 4 टी-शर्ट्स जो है ना वो सी लेती है, अगर उसने हाथ से सीनी हो ना, सारा कुछ करना हो। पाकिस्तान में इसकी रेशियो है 1.4। हमारी आबादी भी उनसे ज़्यादा है। हम ईमानदार नहीं हैं। आप OLX के CEO का एक ट्वीट है, कभी वो पढ़े, उनसे भी किसी ने ये सवाल किया था कि पाकिस्तान में ये क्या मामलात है, क्या मसाइल हैं, ई-कॉमर्स और टेक्नोलॉजी, ये चीज़ें इतनी बेहतर तरीके से क्यों नहीं आगे चल पा रही। तो उस बंदे का भी जवाब यही था कि हमारे जो मर्चेंट्स हैं ना, जो लोगों को चीज़ें देते हैं, बेचते हैं, उन लोगों में ईमानदारी नहीं है। वो कहते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, बेचते कुछ हैं। एक जानने वाले हैं बहुत अच्छे, जो 71 की जंग ये बात तो बांग्लादेश सच में है। लड़ते रहे। आप यकीन करेंगे उन्हें SMG के ब्रस्ट से 10 फायर लगे उनकी पूरी की पूरी टांग में। 2 साल इंडिया के जेल में वो रहे, वो उनका ट्रीटमेंट करते रहे। उस बंदे के अल्फाज हैं कि मुझे ज़िंदगी में किसी ने एक थप्पड़ भी नहीं मारा इंडिया में, और 10 गोलियां उनकी लगी। उनका ट्रीटमेंट वो हुआ, सारा कुछ वहाँ पे हुआ। उनको रखा गया, 2 साल उन्होंने जेल पूरी की। वापस आए, आके उन्होंने GB स्काउट्स ज्वाइन की, जो गिलगित बल्तिस्तान के, वहाँ की पुलिस में काम करते रहे। करते करते उन्होंने झूठ और इन चीज़ों से ना तंग आके जान छुड़ाई। अब वो एक माउंटेनियर है, और वो गोरे आते हैं, उनको पहाड़ों पे जो है ना, शिस्पर जैसे पहाड़ जो है ना, उन्होंने 6 दफ़ा सर किए हैं। पस्सू पीक जैसे पहाड़, 10 गोलियाँ टांग में लगी हुई हैं। उनकी टांग में ना 2 गोलियाँ रह गई थी। उस 2 गोलियों के लिए सर्जरी होनी थी। ऑब्वियसली आर्मी ने उनको फैसिलिटेट करना है क्योंकि वो सोल्जर था। वो अपनी सर्जरी करवाने गए, उनकी एक गोली तो निकाल ली गई, दूसरी गोली के लिए एक सर्जरी होनी थी। एक जनरल साहब आए, वो आके उनको कहते हैं कि अच्छा भला चलता फिरता आदमी है, कोई ज़रूरत नहीं है बस निकालने की, इसको भेजो यहाँ से। वो कहते हैं मैंने लानत भेजी है उस वक्त के, यार मैं GB स्काउट में भी नहीं काम करता, मैं फ़ौज में भी नहीं काम करता, मैं सब कुछ छोड़ता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर दी है शायद।
कि एक बंदे ने 1971 में जाके 1965 की भी जंग लड़ी हुई है मैंने। 1965 में वो कहते हैं मैं रिक्रूट हुआ था जब ये जंग हुई थी, तब वो इस साइड पे थे, ये जो आपका फेरी मेडोज़ वाला एरिया ना, उस चिलास की साइड पे वहाँ पे थे, और 1971 की वॉर में वो बांग्लादेश में थे। वहाँ से वो इंडिया गए, इंडिया से अब हमारे एक वो आपने नाम सुना होगा कर्नल शेर खान साहब, जिनको आपने निशाने हैदर दिया है। अगर आप कभी उनकी स्टोरी पढ़ें उन्हें निशाने हैदर कैसे मिला है, ठीक है, तो हम एज ए पाकिस्तानी यकीन करें, मैं शीशे के सामने खड़ा होकर ना, मेरा दिल करता है मैं अपने मुंह पे, यहाँ तो अपने मुंह पे ज़ोर ज़ोर से मारूँ, या मुझे ना कोई 2-3 जनरल 1-2 वज़ीर आज़म मिल जाए, मैं इनको मारूँ बहुत ज़्यादा। इंडियन आर्मी कहती है कि 2 बंदों के साथ एक बंदे ने हमारी पूरी बटालियन तबाह की और हमें एक पहाड़ को कंकर नहीं करने दिया, उसको हमने आर्टिलरी से मारा और वो मर गया। एंड देन हम नीचे से ब्रिगेडियर ने इंडियन आर्मी के स्पेशल भेजा ऊपर बंदे को कि जाके ना उसको लेके आओ। वो बंदा कौन है यार? वो अकेले बंदे ने हमें इतना परेशान किया है और हमें लग रहा है कि पूरी फौज लड़ रही है ऊपर से। उसकी लाश को वो दिल्ली लेके गए, दिल्ली जाके उन्होंने तरले किए पाकिस्तान के कि भाई अल्लाह के बंदो, ये तुम्हारा एक बहुत जीदा कर्नल शेर खान, उनका ना वो कर्नल थे नहीं थे, वो मेरा है कैप्टन। वो गांव में उनका बचपन में फ़ौज में जाने का शौक़ था, तो वो कर्नल नाम डाल दिया, तो वहाँ से उनका नाम डला हुआ था कर्नल शेर खान। थे वो शायद मेजर या कैप्टन। इंडियन आर्मी ने दिल्ली से फ़ॉरेन एम्बेसी ने पाकिस्तान को लेटर्स लिखे कि यार खुदा के लिए तुम्हारा ये एक अजीम आदमी है, इसको इसकी बॉडी को हमारे से ले लो, ये डिज़र्व करता है कोई ना कोई बात। वहाँ से जब हमने बॉडी ले ली उसकी, तो उसके बाद हमें बातें याद आ गई कि ये भाई इसको निशाने आदर देंगे। और मर गया एक बंदा जो उसने किया था, तब उसने तुम्हें पूछा नहीं, लाश लेके वो घूमते रहे दर बदर इंडिया वाले, वो तुम्हें तरले करके दे रहे हैं वापस, तो अब तुम निशाने अदर दे रहे हो, तुम्हें निशाने अदर याद आ गया। तो हमें ना सिर्फ कैश करना है, टू बी ऑनेस्टली ये बहुत बात तो गलत जुमला है, लेकिन बहुत दुख वाली बात भी है। बेंगलोर को स्टडी करें कभी, हाँ, तो दुनिया का IT, आई एम अ मेंबर ऑफ IDF, एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरेक्शन डिज़ाइन फाउंडेशन, मैं उसका मेंबर हूँ। मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब लोग देखता हूँ ना, तो मुझे बड़ी परेशानी होती है कि पाकिस्तान में तो दुनिया में से कोई भी नहीं है, सारे का सारी क्रीम बैठी बेंगलोर में और वहाँ पे जो है वो काम कर रही है, ठीक है। तो वो लोग, डॉन नॉर्मन जो एक साइकोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट है, उसने पूरी दुनिया को ना ये लफ्ज़ बताया था कि यूज़र एक्सपीरियंस क्या होता है। ये टर्म दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट में और एप्पल में जाके ना उस पर्सन ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। वो बंदा इंडिया में जाके काम करता है, इंडिया की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। मौजूदा करंट टाइम के अंदर देखा जाए तो यूके की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि इस टाइम पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं। उसके अलावा कोई भी इंडियन ओरिजिन से आप उठा के देख लें, यूके का भी जो प्राइम मिनिस्टर ऋषि सनक अभी पिछले दिनों बना है, उसका ताल्लुक भी इंडिया ही से है। जब हर शोबे में और हर जगह पे इंडियंस ही हायर होंगे, इंडियंस ही रूल करेंगे, वहाँ पे आपको नहीं लगता फिर वो प्रमोट भी ज़्यादा होंगे और उन्हीं का नाम ज़्यादा होगा? एक तो बात ये है कि उनके पास ना मैन पावर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात ये कि वहाँ पे कोई भी इंसान और एक कारोबार शुरू करे ना, मैं 1 रुपए की एक चीज़ बेचूंगा ना, तो मैं 1 अरब 40 करोड़ रुपया कमा सकता हूँ। 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं, दुनिया भी इसी चीज़ को देखती है, जिसकी वजह से उनकी तरफ जाती है। सेकंड जो मुझे रीज़न लगती है वो वही बात है कि उनका जो प्राइवेट सेक्टर है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और बहुत अजीब बात है, पूरी दुनिया में ना किसी भी मुल्क की यू शुड डू रिसर्च अबाउट दिस, एजेंसी जो है ना वो एक प्राइवेट इदारा होती है, वो सिविलियन इदारा होती है। पाकिस्तान इज़ द ओनली कंट्री जिसका जिसकी एजेंसी है ना वो एक मिलिट्री इंस्टीट्यूशन है। तो मेरे ख्याल में ना हमारे मुल्क के ना सिर्फ 2 मसले हैं बड़े, मुझे जो लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। एक इस्लामी जमहूरिया है पाकिस्तान, ये जो नाम है ना, मैं आपको काफिर मुसलमान अहमद नहीं कह सकता। वी हैव टू डिसाइड वन पाथ, हमें अपना पाथ क्लियर करना होगा कि हम इस्लामी पाकिस्तान है कि हम जमहूरिया पाकिस्तान है, ठीक है। हमने मिक्सचर जो बनाया हुआ ना, खिचड़ी, वो एक बहुत अजीब चीज़ है। एक ये प्रॉब्लम है। और दूसरा आई थिंक कि ISI को जो है ना, ISI को, मेरे मुल्क की एजेंसी है, मैं मतलब मुझे उससे प्यार है, लेकिन मेरा ओपिनियन भी है उसके बारे में। ISI को एक सिविलियन इंस्टीट्यूट होना चाहिए, एक मिलिट्री इंस्टीट्यूट। ये 2 मसले मुझे सबसे बड़े मेजर लगते हैं। जब तक ये रिजॉल्व नहीं ना होंगे, आप किसी भी पॉलिटिशियन को देखें हमारे मुल्क में ना, वो एंड में जाके ये इल्ज़ाम लगाता है, वो जी एजेंसियों ने उसको वज़ीर आज़म बना दिया था, एजेंसियों ने उसको उठाया था, एजेंसियों ने, तो उस एजेंसी को ही उठा के आप सिविलियन इंस्टीट्यूट बना दो।
कि अवाम यार आपस में तुम कर रहे हो जो कर रहे हो, हम मिलिट्री वाले, तुम महारत इंस्टीट्यूट ही नहीं है ये। पूरी दुनिया की एजेंसी, मोसाद, रॉक, ब्लैक वाटर, CIA, कोई भी आप नाम ले लें, ये सब की सब एक सिविलियन इंस्टीट्यूशंस कहलाई जाती हैं। पाकिस्तान इज़ द ओनली कंट्री जिसकी एजेंसी जो है वो एक मिलिट्री इंस्टीट्यूशन है। एक ये प्रॉब्लम है, और दूसरा हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में गुमराह हैं। हमारी जो 2% ऑफ द एलीट है उसको जमहूरिया पाकिस्तान चाहिए। हमारी 98% ऑफ पॉपुलेशन जो है ना उसको इस्लामी पाकिस्तान चाहिए। अब हमने लॉज भी जो है ना उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों में बनाए हुए हैं, ठीक है। अब हमारे मुल्क में सूद भी अलाउ है, लेकिन आप वज़ीर आज़म नहीं बन सकते अगर आप मुसलमान नहीं हो। मतलब वज़ीर आज़म नहीं बन सकते अगर आप मुसलमान नहीं हो। तो मुसलमान कहता है कि सूद हराम है, सूद लेकिन अलाउ है। 23 साल जमात इस्लामी को लगे हैं, 23 साल लगे हैं उनको इस सूद के ख़िलाफ़ केस में अपने आप को जितवाने के लिए, और उस पर हर दौर की गवर्नमेंट ने स्टे लिया कि मेरी अगर औकात इतनी है ना कि मैं इशारा तोड़ सकता हूँ तो मैं इशारा तोड़ लूँगा, मैं नहीं रुकूँगा। मैं अगर DSP का बेटा हूँ तो मेरी थोड़ी सी औकात बढ़ गई है। मैं गली के चौक में खड़े होकर फायर भी 4 निकाल लूँगा, मुझे कोई मसला नहीं है। मैं फिर इसी तरह जो वज़ीर आज़म का बेटा है उसकी फिर वही है कानून। मुझे ये बताएं, मौजूदा करंट टाइम के अंदर भारत इस टाइम हमसे कितना तरक्की कर चुका है? बिल्कुल बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है, क्योंकि उनकी मजमूई तौर पे कौम काम करती है, लोग काम करते हैं, सोसाइटी काम करती है, पॉलिटिशियंस, मेहनती लोग हैं। इंस्टीट्यूशंस, जिन लोगों से हमें मसले हैं ना वो बाहर से नहीं आए, वो हमारी कौम में से निकले हैं। अब अगर हम, क्या अयूब खान बाहर से आया था? नहीं, वो भी हमारी कौम में से निकला ना कहीं ना कहीं। ज़ियाउल हक बाहर से आया था? नहीं, वो भी हमारी कौम से निकला। भुट्टो बाहर से नहीं आया था, वो भी हमारी कौम में से निकला। नवाज शरीफ, इमरान खान, ये बाहर से नहीं आए, ये हमारी कौम का हिस्सा है, हमारी सोसाइटी है। हमने अपनी सोसाइटी को शुरू से ही शायद उस तरीके से ना ग्रूम नहीं किया जैसे करना चाहिए था। ये डिफरेंस है हमारे में और इंडियंस में थोड़ा सा। बाकी मसले मसाइल उनके भी वही हैं जो हमारे वाले हैं, लेकिन ना सोसाइटियाँ काम बेहतर करती हैं। वहाँ पे रिलायंस एक कंपनी है, फेसबुक के साथ मुआहदा करती है, किसी गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है उसमें, ठीक है। एक प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर काम करता है। टाटा एक प्राइवेट सेक्टर है। पाकिस्तान में मसला ये है कि आप जितनी मर्जी मेहनत कर लें, आप DG सीमेंट से ज़्यादा अच्छा सीमेंट नहीं बना सकते, आपको लाइसेंस ही नहीं मिलेगा, आपके ऊपर और बड़े मसाइल आ जाएंगे। आप जितनी मर्जी मेहनत कर लें, आप एंग्रो से ऊपर नहीं अपनी कंपनी लेके जा सकते, क्योंकि एंग्रो जिनकी है ना वो नहीं कभी भी चाहेंगे कि आप उनसे ऊपर जाएं। तो मैं तो वैसे अजीब सी बात है, मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान एक सब कंट्री है डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी की। मेरा अपना मानना ये है, पाकिस्तान एक सब कंट्री है डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं बड़ी मज़ेदार। अभी मौजूदा करंट टाइम में कोई अनाउंसमेंट हो कि पाकिस्तान और भारत का क्रिकेट मैच होने जा रहा है, तो हर जगह पे बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लग जाएंगी और मतलब एक शोर शराबा होगा, हरा दिया हमने, हम जीत गए। अगर देखा जाए तो इस टाइम वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है और मज़ीद वो अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो हम आईफोन यूज़ करते हैं, जिस प्राइस में यहाँ पे मोबाइल आता है उस प्राइस में वहाँ पे 4 व्हीलर कार आ जाती है। आप कोई भी चीज़ उठा के देख लें, कोई भी सेक्टर आप उठा के देख लें, इस टाइम पूरी दुनिया अपनी डिपेंडेंसी शो कर रही है उनके मेड इन इंडिया प्रोग्राम के ऊपर। आपको नहीं लगता क्रिकेट मैच के अलावा कुछ पॉजिटिव चीज़ों को भी हमें उनसे लेके सीखना चाहिए और अपने अंदर इम्प्रूव करना चाहिए? थोड़ी देर पहले जो मैं अभी आपको बात कर रहा था ना रिलायंस की, इसी तरह टाटा वहाँ की आर्मी की गाड़ियाँ भी बनाती है। टाटा वहाँ पे लोकल गाड़ियों की जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, आप उनकी कुछ वीडियोस देखें कि वो गाड़ी को ना ला के दीवार में जोर से मार के टेस्ट करने के लिए चेक करते हैं कि हमारी गाड़ी कितनी मजबूत है। तो क्या वो गवर्नमेंट का सेक्टर है? नहीं, वाकई में प्राइवेट सेक्टर था। वो अवाम थी, वो मुआशरा है, वो लोग, ठीक है। अब ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे मसला ये है कि जब अवाम, मुआशरा और लोग कोई काम करने की कोशिश करते हैं, कुछ करना चाहते हैं ना, तो उनके ऊपर कुछ जो 2% ऑफ पाकिस्तान है ना, जो 2% ऑफ पाकिस्तान जिसके लिए पूरा पाकिस्तान काम कर रहा होता है, बाकी 98%, वो 2% ऑफ पाकिस्तान उन 98 में से किसी को उस जगह पे आने नहीं देते। पे भी एक एलीट क्लास है, लेकिन ड्यू टू मोर मैन पावर, एक तो वो एलीट क्लास बहुत ज़्यादा है। दूसरा, आपने बात की थी इजराइल की, मुझे अच्छी लगी है वो बात। क्या इजराइल, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, क्या इजराइल इस्लामी रिलीजियस स्टेट है कि डेमोक्रेटिक स्टेट है? रिलीजियस स्टेट है। वो अपनी कौम को अपनी आइडेंटिटी से, यहूदियत से पहचान देते हैं। आप यहूदी हो, आप चाहे सारी ज़िंदगी रशिया में रहते रहे हो, इफ़ यू वांट टू गो टू इजराइल, इजराइल विल अकोमोडेट यू।
ठीक है, तो वो एक रिलीजियस एस्पेक्ट बन जाता है, वो क्या नाम है, डेमोक्रेटिक नहीं है। हमारे वज़ीर आज़म की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि जब मैं यूएई गया तो वहाँ के सदर से मेरी मुलाकात हुई और जब मैंने उसका मतलब एक माहौल बड़ा खुशगवार था, मुझे लगा इमदाद थोड़ी और मांगनी चाहिए और मैंने $1 अरब की और अपील कर दी वहाँ पे। एक एंकर को इंटरव्यू इंटरनेशनल मीडिया में देते हुए वो कहता है प्लीज़ हेल्प अस, और इसको पूरी दुनिया का मीडिया उठाता है कि एक कंट्री का वज़ीर आज़म एक एंकर को कह रहा है प्लीज़ हेल्प अस। उसके अलावा और भी बेतहाशा स्टेटमेंट्स हैं जो मतलब इस तरह ही हैं। इस तरह की कोई स्टेटमेंट हमारी नेबर कंट्री इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से क्यों नहीं आती? तो उनका प्राइवेट सेक्टर बहुत स्ट्रांग है, जो ना जॉब्स और ये चीज़ें वगैरह पैदा कर लेता है। गवर्नमेंट अगर कुछ नहीं भी कर पाती और तो वो प्राइवेट सेक्टर से उसको फ़ायदा मिलता रहता है। ठीक है, एक तो मुझे ये रीज़न लगती है इंडस्ट्री, मेड इन इंडिया प्रोग्राम हो गया ना, वो तो मेड इन इंडिया प्रोग्राम हो गया जिसके तहत वो हर चीज़ अपनी कंट्री में खुद बना रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ स्पेसिफिक प्राइम मिनिस्टर्स की। अगर शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो जो यहाँ पे ब्लंट मारे जाते हैं उस तरह का कोई ब्लंट वहाँ से क्यों नहीं सुनने को मिलता? क्योंकि वही बात है ना, मैं एक बच्चा चोरी कर रहा है तो वो चोरी किसी वजह से करेगा ना, उसके उनके पास वो वजह नहीं है कि वो ब्लंट मारे इस तरह का। उनके पास ऑलरेडी अपना सब कुछ मौजूद है, तो वो उस पर खुद कफील हैं वो, और उनकी इकॉनमी अब 5 ट्रिलियन की तरफ जाने की वो सोच रही है। ठीक है, अभी रिसेंटली सऊदी अरब ने उनको बीट किया कि वो उनसे ऊपर जाना शुरू हो गया, अदरवाइज वो दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी में से एक थी। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर शब्बर जैदी के टाइम के अंदर ये ऐलान हुआ कि जितने लोग जो है ना स्मगलिंग की चीज़ें बेचते हैं इन्हें पकड़ा जाए। अब हम पाकिस्तानी यूथ हैं, हमें पता है बेंसन डबल ओ कहीं से भी मिल जाता है। बेंसन डबल ओ आपको कहीं से भी जो मिलता है वो स्मगल होके आता है यहाँ पे। आप जो बेच रहा है उसको पकड़ रहे हो, जिसने स्मगल करवाया है, जिस ब्रिगेडियर साहब का वो माल स्मगल होके आया है बॉर्डर से, उसको क्यों नहीं पकड़ा? जो मुल्क में लेके आया है, बगैर उसके कैसे आ सकता है मुल्क में? बगैर कस्टम बाद में आता है बॉर्डर के अंदर एंट्री के टाइम। ब्रिगेडियर साहब का माल क्लियर होके डबल ओ बिकता है, उसको नहीं पकड़ना आपने उसको पकड़ना दुकानदार को, जिसने वो माल बिका उसके सामने आगे पड़ा हुआ, बोली लगी, रेट लगा, उसने कहा चलो यार खरीदते हैं, बिकना तो है, उसने खरीद के दुकान में रख लिया, आपने दुकानदार को जाके पकड़ लिया। ये आप शब्बर ज़ैदी के टाइम में ना कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो बंदे की वो स्पीच सुने जो उसने उस टाइम दी, तो उसका मुद्दा ये था कि आप उन लोगों को पकड़ते नहीं है कि जो लोग पकड़ रहे हैं, जो लोग बेच रहे हैं उस रास्ते को बंद नहीं करते जहाँ से वो स्मगल होके आ रहा है। तो मेरे ख्याल में तो 80% जिम्मेदार जो है ना वो पाकिस्तान की मिलिट्री को देता हूँ, पाकिस्तान की आज की हालत का। 20% जिम्मेदारी मेरे ख्याल में जो है ना वो 2% ऑफ द एलीट की जाती है। जो ऐसे ही हालात रहते हैं तो फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? कहीं सर्वाइवल को ख़तरा तो नहीं? सर्वाइवल का ख़तरा नहीं है, हाँ सर्वाइवल का ख़तरा नहीं है। वो इस वजह से कि जिस इंस्टीट्यूशन को हम सब गालियाँ दे रहे हैं उस इंस्टीट्यूशन की बका इस मुल्क की बका में ही है। अगर वो मुल्क की टूट जाए तो वो इंस्टीट्यूशन क्या करेगा? अचार बेचेगा। उसको अवाम को बेवकूफ़ बनाना है और वो इसी तरह वो चलता रहेगा। पाकिस्तान एक सब कंट्री है डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी की। जब तक डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी पाकिस्तान का एक सब इदारा नहीं ना बनेगा या पाकिस्तान के अंदर एक सोसाइटी नहीं बनेगी, तब तक हम नहीं कामयाब हो सकते। गाइस यहाँ पे वीडियो एंड होता है। पाकिस्तानी पब्लिक जो है उनका रिव्यू आपने जाना है यहाँ पर, और आई थिंक कि ये रिव्यू आप सुनेंगे तो आपको यकीनन आइडिया हो गया है कि हमारे यहाँ पर सबसे पहले तो इस तरह की यंग जनरेशन का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे जो है वो कंट्री को आगे ले जाया जा सकता है। आई नो अभी बहुत मुश्किल है, आगे जाना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इस तरह की अगर जनरेशन हमारी होती ओवरऑल तो सोचो क्या कंट्री को इम्पैक्ट पड़ता। हमारे यहाँ से लोग जो हैं वो आउट ऑफ कंट्री में जा रहे हैं तो वो कमाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ें अब नहीं रही, रहने वाला माहौल यहाँ पर नहीं रहा। पाकिस्तान की अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे इन्होंने डिस्कशन की कि वॉर के ऊपर बात की है, तो मैं ये कहती हूँ कि पहले पाकिस्तान ने खुद स्टार्ट किया और उसके बाद फिर जो है वो हार के बैठ भी गए। और आज जो करंट सिचुएशन है तो उस पर भी अगर हम बात कर लें तो नीयत साफ ना हो तो हर चीज़ खराब ही होती है, कभी वो कामयाब नहीं होता। ये बात तो आपने सुनी होगी।
और ये वही हो रहा है। आप जब किसी का बुरा सोचते हो तो वो उल्टा इन रिटर्न आपका ही होता है बुरा। तो ये चीज आज की इस वीडियो में हमने देखी। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात कर रहे हैं कि किस तरह से ये सारी सिचुएशंस हो रही हैं। पाकिस्तान ने जब अटल वाजपेयी सर हैं, वो भी जब पाकिस्तान में आए थे अमन की आशा लेकर, एक प्यार से मोहब्बत से हाथ बढ़ाया था, तो इनका फर्ज बनता था कि उस हाथ को थामते और पाकिस्तान भारत के साथ रिलेशन बनाता। जो हुआ पास्ट में हुआ और वो गुजर गया वक्त, लेकिन इनको कंटिन्यूसली एक अच्छा रिलेशन बनाना चाहिए था। पर इन्होंने क्या किया, कारगिल पीछे से पीठ पीछे खंजर घोंप दिया। उससे क्या हुआ कि हमें ही उसके बाद से भारत का भरोसा भी पाकिस्तान से उठ गया। फिर इन्होंने उसके बाद भी चांस दिया पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया कि मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया, उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, उस टाइम पर भी जो है वो मतलब कि रिलेशंस ऐसे बना रही है। फिर कश्मीर के बीच में इशू लेकर आ गए, 370 का मुद्दा उठा के इन्होंने खत्म कर दिया रिलेशनशिप। बदले में नुकसान क्या हुआ देखो, असल तबाही तो तब हुई जब भारत से खत्म कर दिया। तो आप खत्म करके आपने कौन सा कोई सोना उगल दिया, या आप दुनिया के बड़े इकोनॉमी बन गए, या फिर आपने अपना नाम बना लिया? नहीं, आप तबाह हो चुके हो। तबाह क्यों हुए? क्योंकि आपने अपने अंदर नफरत का बीज बोया हुआ है। आप दूसरों के बारे में गलत सोच रहे हो, आप दूसरों के गोल्स के ऊपर फोकस कर रहे हो, आप अपने गोल्स के ऊपर फोकस नहीं कर रहे। बच्चों की एजुकेशन की बात करें, जो हमारे यहाँ पर मतलब हमारे लोग हैं यहाँ पर, जो बिजनेसमैन है, वो ये बात सच है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे इन्होंने कहा ना कि हमारे यहाँ पर लोग जो मर्चेंट्स हैं वो लोग सिंसियर नहीं है लोगों के साथ। ये बात सच है, दिखाते कुछ है, देते कुछ है और बोलते कुछ है। ये बात मैं आपको बताऊं, जब आप सच्चे नहीं हो ना दिल से, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। मेरे साथ भी ये हुआ कि अभी मैंने माल्टे लेने के लिए भेजा था किसी को, तो हुआ क्या कि मैंने ऑरेंज लेने के लिए भेजा, तो मैं तो जब भी मार्केट जाती हूँ तो मैं छांट कर लेती हूँ, ठीक है। वहां पर क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, वो वेजिटेबल लेने गए, पीछे से उन्होंने शॉप वाले को कहा कि आप ऑरेंज डालकर दे दो। अब उसने ऑरेंज वाले ने क्या हरकत की है मैं आपको बताती हूँ। यकीन माने उसने ये हरकत की है, वो जो कचरा होता है ना रात में, जो एंड में सारी छांटी का होता है जिसमें वो दाग धब्बे होते हैं बासी, वो फेंकने वाले होते हैं, उसने वो डालकर उसको शॉपर में दे दिए। और 300 रुपीज के ऑरेंज हैं पाकिस्तान में इस वक्त, प्राइस है दर्जन की 12 ओके। तो वो उन्होंने कितने, और वो बासी, टेस्ट में बिल्कुल यूजलेस, और साथ में आप उसको देखें तो उसके अंदर मतलब दाग धब्बे आधे खराब था। मैंने कहा चलो एक खराब होगा, चेक किया, दूसरा भी खराब, तीसरा भी। ऑलमोस्ट 12 में से 4 सही निकले हैं, वो भी बासी, बाकी जो है वो दाग वाले। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग सिंसियर नहीं है, भरोसे वाले नहीं है। इन पे हम भरोसा कैसे कर सकते हैं जब आप खुद ही सिंसियर नहीं हो? तो फिर आप जब सिंसियर नहीं हो तो फिर आप अपने लोगों से सिंसियर नहीं हो तो दूसरे आप पर क्या भरोसा करेंगे? सवाल तो यही उठता है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर बात हो रही है कि कानून की। भाई कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, भले वो मजहब के हिसाब से हो, भले वो जो है वो पॉलिटिक्स के हिसाब से हो। देखो आम पब्लिक के साथ ये लोग क्या कर रहे हैं कि आम पब्लिक के ऊपर कानून, मतलब कहते हैं गरीब के ऊपर कानून बहुत सख्त है, आपको उसकी सजा मिलेगी, आपने इतना सा भी गुनाह किया आपको सजा मिलेगी। लेकिन आप बड़ा जो ऊंचाई अपर लेवल का बंदा है ना, वो अगर गुनाह नहीं करता ना, वो मतलब कुछ भी कर ले, कुछ भी। आपको शाहजेब वाला तो मालूम ही होगा, एक केस जिसमें एक कराची में इंसिडेंट हुआ था, बहुत सारे इंसिडेंट है, लेकिन उसमें क्या हुआ कि वो बच जाते हैं। क्यों बच जाते हैं? क्योंकि वो बड़े लोग हैं ना, पैसे वाले हैं, उनकी अप्रोच है। लेकिन अगर वहीं पर ही हमारे छोटे गरीब लोग होते हैं, वो दब जाते हैं, उनकी इतनी सी गलती भी उनके गले का फंदा बन जाती है। कानून यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। फिर मजहब की बात करते हैं तो मजहब के नाम पर भी यहाँ पर लोग क्यों मुस्लिम कंट्री क्यों कहते हैं? हम ये क्यों कहते हैं कि इस्लामिक कंट्री? हम ये क्यों नहीं कहते कि ये एक ऐसी कंट्री है जहां पर हर कोई बराबर रहता है? जब जैसे भारत कहता है कि हम लोग एक कंट्री हैं, मतलब हम जो है वो हम पूरी दुनिया हमारी एक फैमिली है। सो जब वो पूरी दुनिया को एक फैमिली बना सकते हैं, तो हम अपनी कंट्री में रहते हुए लोगों को क्यों नहीं कह सकते कि ये हमारी फैमिली है और ये एक मतलब कि सारी कंट्रीज एक हैं?
मतलब हमारे हर लोग एक बराबर हैं। और जो है वो इसका एक नाम रखा जाए रिपब्लिक पाकिस्तान, कुछ भी इस तरह करके, लेकिन एक इस्लाम का नाम रख के फिर आप उसमें अहमदी भी रखते हो, शिया भी बोलते हो और उनको काफिर भी बोलते हो, फिर हिंदू को भी काफिर बोलते हो, सिखों को भी काफिर, मतलब आप फिर इतना डिफरेंस रख रहे हो। जब आप एक कंट्री में रह के एक साथ नहीं हो जुड़े हुए, तो फिर आप दूसरों से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। आई डोंट नो कि मैं इसमें जज्बात में आके बहुत कुछ बोल जाऊं, लेकिन जो रियलिटी है मैं वो बोल रही हूँ। आई डोंट नो कि मुझे ये बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, बट मैंने बोल दिया है तो ये सच है। और बांग्लादेश के साथ भी हुआ 1971 में, बहुत बुरा हुआ, उनके साथ भी नाइंसाफी हुई, इसलिए तो उनके साथ ऊपर वाले ने तो इंसाफ किया ना। आज वो हमसे आगे हैं क्योंकि उनकी नीयत साफ थी, उन्होंने कभी किसी को पीछे छोड़ने की कोशिश नहीं की, उन्होंने हमेशा खुद को आगे रखने की कोशिश की। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो हार जाए, उन्होंने कहा हम जीत जाए, बस उन्होंने ये सोचा और आज वो लोग कामयाब हुए। तो गाइज इसके ऊपर आप लोग क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आप लोगों की राय जानना चाहूंगी। बाकी ओवरऑल मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज जरूर कमेंट करके बताएं और आप लोगों के रिव्यू जानना चाहूंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। लॉट्स ऑफ लव एंड बाय बाय।